कई सारे टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ा था बाजार के रूप, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारिक बाजार, अल्पाधिकारिक बाजार। वहाँ पे हमने केवल बाजारों का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ज़्यादा डीप से हमने जो पढ़ा था वो था पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार, एकाधिकारिक, अल्पाधिकार, इन सब के बारे में सिर्फ इनका अर्थ पढ़ा था और इनके फीचर्स पढ़े थे और इनके रिगार्डिंग हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ये जो तीनों के तीनों बाज़ार हैं, इन तीनों बाज़ारों के रिगार्डिंग हमको जो है डीप से पढ़ना है। एकाधिकार, एकाधिकारिक, अल्पाधिकार बाज़ार क्या होते हैं और इनके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, कैसे यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम वगैरह डिसाइड होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके रिगार्डिंग पढ़नी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई एकाधिकार बाज़ार जो है ये होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो हमने क्लास 12th में भी इसको पढ़ा था, बट एक बारी हम जो है फिर से इसको रिवाइज़ करते हैं कि एकाधिकार बाज़ार जो है ये आखिर क्या होता है। एकाधिकार जो है वो जो है आपका, इसको इंग्लिश में हम जो है मोनोपोली के नाम से जानते हैं, मोनोपोली मार्केट। ये जो मोनोपोली मार्केट है ये आपकी दो वर्ड से मिलकर बनती है। पहला जो वर्ड है ये है आपका मोनो और दूसरा जो वर्ड है आपका ये है आपका पोली। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है विक्रय। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब जो होता है वो होता है विक्रय। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन दोनों शब्द को जोड़ दें तो एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि भाई इस बाज़ार के अंदर ना केवल एक विक्रेता होता है, केवल एक विक्रेता होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है, विक्रेता कौन होता है, विक्रेता होता है सेलर, बेचने वाला। तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बेचने वाला जो है ना वो केवल और केवल एक होता है। वहीं अगर हम खरीदने वालों की बात करें, केवल एक विक्रेता होता है और खरीदने वालों की कोई दिक्कत नहीं है, और अनेक क्रेता होते हैं। ठीक है, और अनेक क्रेता होते हैं। खरीदने वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने वाले तो बहुत हैं इस मार्केट के अंदर, लेकिन बेचने वाला जो है वो केवल और केवल एक ही होता है। एकाधिकार जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है कि भाई यहाँ पे जो है ना एक बंदे का क्या होगा, एक बंदे का जो है अधिकार होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है एकाधिकार बाज़ार कहते हैं। एक बंदे के अधिकार का मतलब जो भी वो गुड्स को सेल कर रहा है या जो भी वो सर्विसेज को सेल कर रहा है, कोई दूसरा उत्पादक मार्केट के अंदर है ही नहीं जो वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करे। केवल यही एक इकलौता उत्पादक है जो उस वस्तु को क्या कर रहा है, जो उस वस्तु को जो है ना, जो उस वस्तु को जो है बेच रहा है, और कोई दूसरा है ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, और इस चीज़ को हम ये बोलेंगे कि वस्तु का कोई निकट स्थानापन, या आप इसको जो है प्रतिस्थापन भी कह सकते हो। प्रतिस्थापन, वस्तु का जो है कोई निकट स्थानापन या प्रतिस्थापन नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तुएं जो होती है ना वो दो तरीके की होती हैं। ठीक है, पहली जो होती है उसको हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तु, पहली जो होती है इसको हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तु, और दूसरी जो वस्तु होती है इसको हम कहते हैं पूरक वस्तु। स्थानापन्न को ही प्रतिस्थापन भी कहते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है, या प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है, वो वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि हमने क्लास 12th में पढ़ा था चाय और कॉफ़ी, चाय नहीं मिल रही तो कॉफ़ी सही, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो चाय सही। पेन और पेंसिल, पेन नहीं मिल रहा तो पेंसिल सही। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसकी जगह पे मैं दूसरी वस्तु को रिप्लेस कर सकता हूँ, वो उसका काम कर सकती है, उसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। और पूरक वस्तु कौन सी होती है,
पूरक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। मतलब अगर एक नहीं हुई तो दूसरी बेकार है, अगर पेट्रोल ही नहीं होता तो कार का कोई काम ही नहीं, और अगर कार नहीं होती तो पेट्रोल का काम नहीं। सुई और धागा, ये क्या है? ये भाई आपस में पूरक वस्तुएं हैं। सुई नहीं होती तो धागे क्या का काम, धागा नहीं होता तो सुई का क्या काम, दोनों एक साथ यूज़ होंगी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो है एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे केवल एक ही बंदे का अधिकार होता है, और हमने यहाँ पे लिखा है वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे जो है भाई एक ही बेचने वाला है, एक ही बेचने वाला है और कोई है ही नहीं दूसरा, और ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं। अबे तो जब बेचने वाला एक ही है और कोई है ही नहीं दूसरा, तो जो ये बना रहा है, जो उत्पादक ये बना रहा है, उपभोक्ता को जो है वो ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता के पास जो है और कोई ऑप्शन जो है नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया एकाधिकार बाजार का अर्थ के एकाधिकार बाजार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। निकट स्थानापन्न का मतलब है कि उपभोक्ता उस वस्तु की बजाय कोई दूसरी वस्तु को यूज़ ही नहीं कर सकता, जो ये बना रहा है वो ही यूज़ करनी पड़ेगी, उसके अलावा उपभोक्ता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। खरीदने वाले यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और ये अकेला है। सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा नियंत्रण जो है इसी बंदे के हाथ में होता है। कितनी पूर्ति करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ यही डिसाइड करता है इस मार्केट के अंदर, कि और किसी का यहाँ पे कोई भी रोल जो है नहीं होता है। पूरे के पूरे बाजार पे, संपूर्ण बाजार पे एक बंदे का अधिकार होता है, और किस पे? पूरे के पूरे बाजार पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण बाजार पे, पूरे के पूरे बाजार पे इसी बंदे का जो है अधिकार होता है, और अपना खुद ही कीमत डिसाइड करता है कितने रुपए पे मेरे को वस्तु बेचनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी सप्लाई करनी है, सब कुछ यही करता है। उस बाज़ार को जो है क्या कहते हैं? उस बाज़ार को जो है एकाधिकार बाजार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इस बाज़ार के फीचर्स क्या क्या होते हैं, विशेषताएं जो हैं हमें इस बाज़ार के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलती हैं। तो कुछ विशेषताएं तो हमने अर्थ में ही इसकी समझ ली हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है कि अकेला विक्रेता। इसका क्या मतलब होता है अकेला विक्रेता? अभी हमने ऊपर इसके अर्थ में बात करी कि ये एक ऐसा बाज़ार का रूप होता है जिसके अंदर बेचने वाला जो है वो केवल एक ही होता है, और ख़रीदने वाले जो हैं वो बहुत ही सारे होते हैं। ठीक है, और यही अपनी वस्तु का क्या करता है? यही अपनी वस्तु का जो है कीमत निर्धारण करता है। तो सबसे पहला जो इसका फीचर होता है इस बाज़ार का वो है भाई अकेला विक्रेता। दूसरे अगर इसके फीचर की बात करें तो दूसरा हमने फीचर भी इसके अर्थ में ही हमने पढ़ लिया कि निकट प्रतिस्थापन या स्थानापन्न एक ही चीज़ होती है। निकट प्रतिस्थापन का अभाव, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई उपभोक्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो ये बना रहा है वही उपभोक्ता को खरीदनी पड़ेगी। उपभोक्ता उस वस्तु की बजाय कोई दूसरी वस्तु जो है उपयोग ही नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है केवल एक ही उत्पादक है। इसलिए यहाँ पे उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल नहीं होता है। तीसरे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके फीचर की, तो तीसरा जो इसका फीचर होता है उसको हम कहते हैं प्रवेश पर रोक। इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे क्या होता है प्रवेश पर रोक का मतलब, ये जो एक उत्पादक होता है किसी दूसरे उत्पादक को बाजार में आने ही नहीं देता है। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि भाई अभी वो अकेला है, सारा का सारा पूरे बाजार का लाभ जो है वो खुद ही कमा रहा है। ठीक है, अगर कोई दूसरा आ गया तो फिर तो लाभ दो हिस्सों में बटेगा, उसको भी, तो उससे तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये किसी दूसरे उत्पादक को आने ही नहीं देता है, किसी दूसरे उत्पादक को अपनी फर्म ओपन ही नहीं करने देता है। अगर कोई उत्पादक आना भी चाहता है
तो क्या करता है ये अपने प्राइस वगैरह खुद ही डिसाइड करता है क्या बेचना है। तो ये अपने प्राइस, अगर कोई नया उत्पादक आ भी गया तो अपने प्राइस इतने कम कर देता है, इतने कम कर देता है कि कोई नया उत्पादक उसके सामने टिक ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको भगाना है। उसको भगाने के लिए वो तो भाई वो तो नया है, कितना लॉस झेल लेगा, 1 महीने झेल लेगा, 2 महीने झेल लेगा, इतना लॉस तो कोई भी नहीं झेलता है। तो 1-2 महीने बाद वो अपने प्राइस इतने डाउन कर देता है कि वो जो नया बंदा है वो चला ही जाता है। इसकी वजह से इस मार्केट के अंदर केवल और केवल एक ही उत्पादक होता है। तो कोई नया उत्पादक इस मार्केट के अंदर नहीं आ सकता। इस मार्केट के अंदर नए उत्पादक पे जो है रोक होती है। फोर्थ फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम लाभ कमाना। इसका जो मेन मोटिव है वो है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना मेरे को अर्न होना चाहिए। अब वो चाहे कैसे भी करके हो, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, मेरे को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अर्न होना चाहिए। और इसके लिए चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है अब ये मतलब ये सेल्फिश बंदा ये अपना देखता है, बस कैसे भी करके मेरे को फ़ायदा होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे अर्न होना चाहिए, और चाहे जो है दुनिया जाए भाड़ में। इसके अलावा इस बाज़ार के अंदर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कीमत निर्धारक। कीमत निर्धारक का क्या मतलब होता है कि क्योंकि ये अकेला ही है इस मार्केट के अंदर बेचने वाला, ठीक है, और कोई दूसरा है ही नहीं, तो भाई ये अपनी वस्तु कितने रुपए में बेचनी है ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड करता है कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, किस प्राइस पे बेचनी है, सब कुछ खुद ही डिसाइड करेगा और कोई दूसरा है ही नहीं। किसी से इसको पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सिक्स्थ फीचर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं मूल्य विभेदन। मूल्य विभेदन का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल्य विभेदन का मतलब होता है ये जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज करता है। किसी उपभोक्ता को वही वस्तु किसी उपभोक्ता को ज़्यादा प्राइस में बेच देता है, वही वस्तु किसी उपभोक्ता को कम प्राइस में बेच देता है। अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज करना मूल्य विभेदन कहलाता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसी का कंट्रोल है, ये इसका अपनी जो मर्जी आएगी वो ये चलाता है। ज़्यादा प्राइस चार्ज करने हैं ज़्यादा करेगा, कम प्राइस चार्ज करने हैं कम करेगा, जैसा इसका मन चाहता है वैसा जो है ये करता है। और सातवें फीचर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना पूर्ति वक्र का अभाव, इस मार्केट के अंदर पूर्ति वक्र का जो है अभाव पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ये सेपरेट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूर्ति वक्र का मतलब क्या होता है कि इस मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व नहीं होता है। एक दो वक्र होते हैं, हमने क्लास 12th में पढ़ा था। एक होता है मांग वक्र, मांग वक्र जो है लाइक हमने इस तरीके से कुछ पढ़ा था, ऐसा होता है, ऐसे बनता है मांग वक्र, ठीक है। और पूर्ति वक्र कैसा होता है, पूर्ति वक्र जो है वो इस तरीके से बनता है। मांग वक्र क्या दर्शाता है, मांग वक्र आपको ये दर्शाता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पे उपभोक्ता जो है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पे उपभोक्ता जो है कितनी वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। और सप्लाई कर्व क्या बताता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पे उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचने को तैयार है। सप्लाई कर्व उत्पादक का वो बताता है और डिमांड कर्व उपभोक्ता का वो बताता है। तो वस्तु की विभिन्न कीमतों पे डिफरेंट प्राइस पे उत्पादक जो है वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, ये पूर्ति वक्र बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ति वक्र का अभाव, कि भाई यहाँ पे सप्लाई कर्व होता ही नहीं है, इस मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों नहीं होता, ये आपको ज़रा यहाँ पे समझना है कि इस मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व क्यों नहीं बनता। ये सेपरेट क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक को अभी हम आगे डीप में भी पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इस मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो हमने बोला कि भाई ये तो खुद ही कीमत निर्धारक है और भाई ये तो मूल्य विभेदन करता है।
अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज करता है और खुद ही डिसाइड करता है क्या करना है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो है ना समान कीमत पे एक ही प्राइस पे ये कह सकते हो एक ही प्राइस पे जो है ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को सेल कर सकता है। ये जो है डिफरेंट क्वांटिटी को सेल कर सकता है, मतलब एक ही कीमत है, किसी को कुछ बेच रहा है, किसी को कुछ बेच रहा है, किसी को कुछ बेच रहा है। या समान मात्रा जो है क्या कर सकता है, डिफरेंट प्राइस पे बेच सकता है, मतलब कि किसी को कुछ डिफरेंट प्राइस पे जो है बेच सकता है। या तो प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं, क्वांटिटी सेम होगी, या क्वांटिटी डिफरेंट होगी, प्राइस सेम होगा। इस वजह से इस बाज़ार के अंदर क्या होता है, इस वजह से इस बाज़ार के अंदर सप्लाई कर्व नहीं होता, क्योंकि भाई सप्लाई कर्व आपको ये बताता है, कि भाई आपने जो है मान लीजिए आपने जो है 10 रुपये पे 5 क्वांटिटी बेची, ठीक है। फिर आप प्राइस 20 रुपये हो गए, 20 रुपये पे आपने 10 क्वांटिटी बेची, फिर प्राइस जो है आपने 30 रुपये हो गए, 30 रुपये पे 15 क्वांटिटी हो गई। तो सप्लाई कर्व जो है भाई आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर प्राइस पे एक उत्पादक कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। यहाँ पे पूर्ति आ गई, यहाँ पे कीमत आ गई, ठीक है। तो इसलिए सप्लाई कर्व जो है ऐसे बनता है इस तरीके से। अब हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो बंदा समान कीमत पे डिफरेंट क्वांटिटी बेच सकता है, मतलब 10 रुपये पे ही किसी को 5 क्वांटिटी बेच देगा, किसी को 10 बेच देगा, किसी को 15 बेच देगा। या समान मात्रा डिफरेंट प्राइस पे 5 क्वांटिटी ही किसी को 10 रुपये में भी बेच सकता है, 20 रुपये में भी, 30 रुपये में भी। मतलब यहाँ कोई फिक्स नहीं है मामला कि भाई किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेचेगा या कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे बेचेगा, कोई भी फिक्स नहीं है। क्योंकि फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ पे बन ही नहीं सकता है। तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे 2 डायग्राम से, लेकिन ये आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। और ये वाला फीचर इसका बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, फीचर नंबर 6 और फीचर नंबर 7। इसको अभी हम जो है आगे बहुत ही डीप से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी इतना ये पढ़ा है कि भाई एकाधिकार बाजार क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर हमको देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ये तो हमने समझ लिया कि भाई इसका अर्थ क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, कि एकाधिकार बाजार जो है वो कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो होता है ये होता है पूर्ण एकाधिकार। पूर्ण एकाधिकार का क्या मतलब होता है, परफेक्ट मोनोपोली जो है इसको कहते हैं। जो अभी हम ऊपर बात करके आए हैं कि भाई एक बेचने वाला होता है और वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न जो है इस मार्केट के अंदर नहीं होता, तो उस स्थिति को जो है क्या कहते हैं, उस स्थिति को परफेक्ट मोनोपोली कहते हैं। यहाँ पे प्रतियोगिता का जो स्तर होता है, यहाँ पे प्रतियोगिता का जो स्तर होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल शून्य होता है, 0। क्यों? अबे जब कोई है ही नहीं दूसरा, वही अकेला है उत्पादक, वही सेलर है, कोई दूसरा सेलर है ही नहीं, तो वो कंपटीशन किससे करेगा, किसी से करेगा ही नहीं। तो वो जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसको आप परफेक्ट मोनोपोली के नाम से जो है जान सकते हो, ठीक है जी। दूसरा जो यहाँ पे होता है, एक तो होता है पूर्ण एकाधिकार और दूसरा जो यहाँ पे होता है इसको कहते हैं अपूर्ण एकाधिकार। अपूर्ण एकाधिकार का मतलब क्या होता है, अपूर्ण एकाधिकार का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पे जो है यहाँ पे बेचने वाला तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वस्तु का निकट स्थानापन्न होता है, वस्तु का निकट स्थानापन्न होता है। मतलब उपभोक्ता के पास ऑप्शन जो है ना अवेलेबल होता है कि वो उस वस्तु की बजाय कोई दूसरी वस्तु यूज़ कर सकता है। ऊपर वाले में क्या है बेटा, ऊपर वाले में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जो वो बना रहा है वो ही यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जिसकी वजह से कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो प्रतियोगिता शून्य है।
तो भाई लेकिन नीचे वाले में क्या है, बेचने वाला एक ही है लेकिन उपभोक्ता के पास ऑप्शन है, वो उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु यूज़ कर सकता है, वस्तु का क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। और प्रतियोगिता जो है ना, क्योंकि अब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उपभोक्ता के पास ऑप्शन है कि जो है वो जो है उसकी जगह कोई दूसरा जो है यूज़ कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रतियोगिता का जो स्तर होता है, कंपटीशन का जो लेवल होता है, वो शून्य नहीं होता। ऊपर वाली कंडीशन में शून्य होता है, यहाँ जो है शून्य नहीं होता। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निजी एकाधिकार। निजी एकाधिकार का क्या मतलब होता है, देखिए निजी एकाधिकार का अगर हम मीनिंग समझते हैं तो निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ना, जब किसी भी फर्म का उत्पादक, जब किसी भी फर्म का जो उत्पादक है वो नॉर्मल एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, कोई निजी व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है निजी एकाधिकार कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर मैंने किसी ऐसी वस्तु और सेवा का निर्माण कर दिया जो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता है। निजी व्यक्ति का मतलब नॉर्मल एक इंडिविजुअल पर्सन। अगर किसी ऐसी वस्तु और सेवा का उत्पादक कोई नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, तो भाई उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है निजी एकाधिकार के नाम से जानते हैं, जिसका सारा का सारा प्रबंध, सारा का सारा नियंत्रण, सारा का सारा प्रबंध, सारा का सारा नियंत्रण और उसका जो ओनर है, स्वामित्व, वो सारा का सारा वो इंडिविजुअल व्यक्ति ही होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइप के एकाधिकार को हम जो है निजी एकाधिकार के नाम से जो है जानते हैं। इसी तरीके से एक इसका उल्टा होता है, ये है सार्वजनिक। बस यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक एकाधिकार, यहाँ पे इसका हाँ हाँ बोलिए। निजी एक अधिकार में इसमें प्राइस खुद ही फिक्स करता होंगे ना। एक अधिकार बाजार में क्या करते होंगे, निजी एक अधिकार में इसमें जो है वो खुद ही प्राइस फिक्स करते हाँ, हैं। एक अधिकार में बेटा कोई भी टाइप हो, प्राइस वो खुद ही डिसाइड करेगा, ठीक है, किसी से पूछने की उसको ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ये हो ये हो ये हो ये हो। एक अधिकार का मतलब ही यही है कि वो एक ही बेचने वाला है, ठीक है, वो प्राइस जो है वो खुद ही डिसाइड करेगा, ज़रूरी नहीं है अब निजी की बात। अब जैसे हम ये सार्वजनिक पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि भाई जब एक फर्म, जब एक उत्पादक, उसका जो ओनर है, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार। जब उसकी ओनर सरकार होती है, सरकार को राज्य भी कहते हैं, तो उस एकाधिकार को हम क्या बोलेंगे, उस एकाधिकार को हम सार्वजनिक एकाधिकार बोलेंगे। मतलब वहाँ पे चाहे कीमत का निर्धारण हो गया, ठीक है, चाहे तो कीमत का निर्धारण कह लीजिए, सारा का सारा प्रबंध, सारा का सारा नियंत्रण, सारा का सारा प्रबंध, सारा का सारा नियंत्रण, और जो ओनर है, ओनर का मतलब होता है स्वामित्व, वो कौन होगी, वो सरकार होगी। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु है और कोई भी ऐसी सेवा है जिसको केवल सरकार ही दे रही है और कोई दूसरा दे ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सार्वजनिक एकाधिकार। जैसे कि रेल है, रेल की जो फैसिलिटी है, रेल की जो सेवा है, वो केवल कौन प्रदान करता है, वो केवल सरकार प्रदान करती है, सरकार के अलावा कोई दूसरा उसको उपलब्धि नहीं करा सकता। सरकार ने उस पर जो है अपनी मोनोपोली कर रखी है कि भाई इसके अंदर, रेल सेक्टर के अंदर जो है, इसमें तो केवल मैं ही रहूँगी, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई प्राइवेट कोई दूसरा है ही नहीं, केवल सरकारी आपको जो है रेल की सेवा उपलब्ध कराती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक एकाधिकार, जहाँ पे जो उत्पादक है वो सरकार है, सारी की सारी कीमत, प्रबंध, नियंत्रण, ओनर सब सरकारी कर रही है, सरकार के अलावा और कोई दूसरा जो है ही नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक एकाधिकार। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ के रिगार्डिंग। फिफ्थ को हम क्या कहते हैं, फिफ्थ को हम कहते हैं विभेदात्मक। फिफ्थ को हम क्या कहते हैं,
फिफ्थ को हम कहते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। इसका क्या मतलब होता है? विभेदात्मक एकाधिकार, ये इम्पॉर्टेंट है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। मतलब कि जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि भाई ये तो मूल्य विभेदन करता है, अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज करता है। तो अगर कोई एकाधिकार एक ही वस्तु के अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज करता है, समान कीमत भिन्न भिन्न प्राइस पे या भिन्न भिन्न कीमतों पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को अगर सेल करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जो है विभेदात्मक एकाधिकार बोलेंगे। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि भाई समान वस्तु जो है, समान वस्तु जो है, मतलब एक समान वस्तु लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक समान वस्तु जो है विभिन्न कीमतों पे क्या होती है? विभिन्न कीमतों पर जो है सेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं, जो हमने इसके 6th फीचर के अंदर जो है पढ़ा था कि भाई एक ही वस्तु होगी, किसी उपभोक्ता को 10 रुपये पे बेच रहा है, किसी को 20 रुपये में बेच रहा है, किसी को 15 रुपये में बेच रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। उसके बाद हम बात करते हैं इसके 6th टाइप की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भाई कई बारी जो है एग्ज़ाम में आ जाता है शॉर्ट नोट पे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राकृतिक एकाधिकार। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है शॉर्ट नोट, इसके ऊपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। देखो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, और एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, ठीक है। तो अगर हम दोनों वर्ड को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये बन जाएगा भाई नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं जो होती हैं, आवश्यकता की मतलब ज़रूरत की चीज़ें जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे कि कौन कौन सी होती है? जैसे कि लाइक बिजली है, ठीक है, जैसे कि लाइक पानी है, ठीक है, बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं? इन सब का काम करने के लिए, अगर किसी को इन सब चीज़ों का काम करना है, बिजली का, पानी का, टेलीकॉम का, तो इसके लिए जो कॉस्टिंग जो लगती है ना, प्लांट की जो लागत लगती है, वो भाई बहुत ही ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखते होगे पानी का काम जो है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर पानी का काम केवल दिल्ली जल बोर्ड देखता है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है कि भाई जो काम कर रहा हो, क्योंकि भाई वो काम को करने के लिए एक ही बंदे, ये दिल्ली जल बोर्ड ने ही वो कर रखा है। अगर कोई दूसरा बंदा आना चाहेगा, अगर कोई दूसरा बंदा आना चाहेगा तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी। जैसे बिजली का काम है, बिजली का काम जो है वो BSES वाले देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आजकल जो है वो गैस की पाइपलाइन डल रही है, ठीक है। गैस का अगर हम बात करते हैं, गैस, तो गैस का जो काम है वो IGL वाला देखता है, ठीक है। इनके अलावा बिजली का काम ये देख रहा है, पानी का काम ये देख रहा है, गैस का काम जो है ये देख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है? नेचुरल मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो रही है। नेचुरल मोनोपोली का मतलब है कि जब जो आपकी नेसेसरी गुड्स जो होते हैं, लाइक बिजली, पानी, गैस, टेलीकॉम, अगर इनको इस्टेब्लिश करने के लिए कॉस्टिंग ही इतनी ज़्यादा लगती है कि कोई दूसरा बंदा उसको इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकता, उसको ओपन ही नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में उस चीज़ को जो है नेचुरल मोनोपोली के नाम से जो है जाना जाता है। या तो ये हो सकता है, या आप ये कह सकते हो कि नेचुरल मोनोपोली जो है एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे
नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब जो है नेचर होता है, ठीक है। जब आप ये कह सकते हो कि जब किसी विशेष स्थान पर जी है, केवल वहीं पे जो है वो कच्चा माल उपलब्ध होगा, उसके अलावा और किसी दूसरी जगह पे कच्चा माल जो है उपलब्धि नहीं होगा। मतलब आप जो भी वस्तु बना रहे हो उसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल केवल उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही होता है, उसके अलावा और किसी दूसरे प्लेस पे वो उपलब्धि नहीं है, केवल उसी जगह पे मिलेगा आपको, क्योंकि वो नेचर से मिलने वाला वो है। तो नेचर से मिलने वाला वो है, नेचर उसको आपको उपलब्ध कराता है और केवल उसी जगह पे वो मिलता है, उसके अलावा और किसी दूसरी जगह पे वो रॉ मटेरियल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी नेचुरल मोनोपोली जो है क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है बहुत बारी। इसके अलावा लास्ट जो इसका टाइप है, इसको कहते हैं कानूनी एकाधिकार। कानूनी एकाधिकार का क्या मतलब होता है? लीगल कानूनी एकाधिकार। इसके अंदर जो है 3 वर्ड आपको ज़रा समझने हैं। पहला जो वर्ड होता है इसको कहते हैं पेटेंट, दूसरा जो वर्ड होता है इसको कहते हैं ट्रेडमार्क, तीसरा जो वर्ड होता है इसको हम कहते हैं कॉपीराइट। ये सब क्या होती हैं चीज़ें? जब कोई भी बंदा किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का निर्माण करता है, कोई नई इनोवेशन कर देता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आज तक किसी ने की ही नहीं उसने की है, और वो ये चाहता है कि मेरे भाई मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा इसको यूज़ ही ना कर पाए, वो बना ही ना पाए, तो हम क्या कर लेते हैं, उस पर पेटेंट करा लेते हैं, कॉपीराइट करा लेते हैं। जैसे आप हर बुक पे देखते होगे, हर बुक पे, हर कॉपी पे, हर बुक पे, हर नॉवल पे, हर म्यूज़िक पे कॉपीराइट रहता है। तो वो कॉपीराइट क्या है भाई? वो बुक वाले ने अपना कॉपीराइट करा रखा है कि मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये मेरे वर्ड्स हैं। बुक पे, नॉवल पे, म्यूज़िक पे, उन पे कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। ट्रेडमार्क बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस के नाम हैं, लोगो हैं, उन पे ट्रेडमार्क मिलते हैं। सेम ऐसे ही पेटेंट अलग अलग चीज़ों पे मिलते हैं। तो अब उस बंदे ने करा लिया, उसके अलावा कोई यूज़ ही नहीं कर सकता, ना कोई बना सकता, तो उसको कहते हैं कानूनी एकाधिकार। ये करवाना पड़ता है। एक टाइप लीजिए, इसको कहते हैं साधारण एकाधिकार। साधारण एकाधिकार। साधारण एकाधिकार का क्या मतलब होता है? 1 मिनट रुकिएगा। साधारण एकाधिकार का मतलब क्या होता है? अभी दिख जाएगी स्क्रीन। साधारण एकाधिकार का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उत्पादक होगा वो एक ही वस्तु को जो है साधारण एकाधिकार, ये एक ऐसा मोनोपोली का टाइप होता है जिसमें जो है कीमत विभेदन या आप इसको जो है मूल्य विभेदन भी कह सकते हो। कीमत विभेदन या मूल्य विभेदन ये जो है ये यहाँ पे नहीं होता है। मतलब कि एक ही वस्तु जो है, समान वस्तु जो है, सभी कस्टमरों को, सभी उपभोक्ताओं को जो है समान कीमत पर क्या करता है, समान कीमत पर जो है सेल करता है। समान वस्तु समान कीमत पे जो है, मतलब समान वस्तु का मतलब एक ही वस्तु सभी उपभोक्ताओं को सेम प्राइस पे जो है सेल करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम जो है साधारण मोनोपोली कहते हैं। यहाँ पे मूल्य विभेदन जो है नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, सबसे पहली बात तो आपको जो है ये समझना है कि भाई एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार के क्या क्या फीचर्स होते हैं, और एकाधिकार जो है कितने तरीके का होता है। 8 टाइप हमने इसके पढ़े हैं, जिसमें से नेचुरल मोनोपोली इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है कई बारी वो पूछा जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी वाला और नेचुरल वाला। अब हम बात करते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। 3 वर्ड हमको जो है यहाँ पे बहुत ही समझने हैं। सबसे पहले हमको समझना है
कि आगम क्या होता है। आगम, आगम का मतलब होता है, आगम का मतलब होता है रिवेन्यू। रिवेन्यू किस चीज़ को कहते हैं? रिवेन्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए ये फर्म है, फर्म कह लीजिए या उत्पादक कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। फर्म है या उत्पादक है, और ये जो है ये उपभोक्ता है, ठीक है। तो मान लीजिए पेन बेचता है ये उत्पादक। एक पेन जो है वो 5 रुपये का है, एक पेन जो है वो 5 रुपये का है। तो उपभोक्ता आया मांगने कि भाई 7 पेन दे दो, 7 पेन। तो उत्पादक ने इसको 7 पेन जो है वो दे दिए। तो उपभोक्ता बदले में क्या देगा? एक पेन कितने रुपए का है? एक पेन 5 रुपये का है। तो उपभोक्ता बेटा इसको कितने पैसे देगा? 35 रुपये देगा, क्योंकि 7 इंटू 5 कितने होते हैं? 7 इंटू 5 जो है 35 रुपये होते हैं। तो 5 सत्ते कितना हो गया? 5 सत्ते हो गया 35 रुपये। तो उत्पादक ने इसको 5 पेन दिए, क्वांटिटी कितनी दी? क्वांटिटी दी 7। उपभोक्ता ने कितने पैसे दिए? 35 रुपये। तो फर्म के पास कितने पैसे आ गए? फर्म के पास जो है 35 रुपये आ गए। ये 35 रुपये क्या कहलाते हैं? ये 35 रुपये कहलाते हैं आगम। आगम के अगर हम अर्थ की बात करते हैं, आगम के अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु के विक्रय से प्राप्त राशि को, वस्तु के विक्रय से प्राप्त राशि को फर्म का आगम कहते हैं। ये जो है आगम की डेफिनेशन होती है। फर्म के क्या हुआ इसका मतलब? वस्तु के विक्रय से प्राप्त राशि, मतलब जो वस्तु बेची और वस्तु बेचने से फर्म के पास कितनी प्राप्त राशि आ रही है? 35 रुपये आ रहे हैं। तो वो जो 35 रुपये आए वस्तु बेचने से, वो 35 रुपये क्या कहलाएंगे? वो 35 रुपये जो हैं फर्म का आगम कहलाएंगे, फर्म का रिवेन्यू कहलाएंगे। ये होता है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू जो है आगम को इनकम कह सकते हैं? नहीं, आगम को इनकम नहीं कह सकते। आगम जो है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। वैसे तो कह सकते हो, कहने में तो क्या है, लेकिन उसमें वो जो बहुत ज़्यादा वो है। अब ये 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं औसत आगम। दूसरा जो है इसको AR के नाम से जानते हैं, एवरेज रिवेन्यू। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं सीमांत आगम। इसको जो है MR के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं कुल आगम। इसको जो है TR के नाम से जानते हैं। TR, AR और MR 3 वर्ड होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि भाई ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कुल आगम के रिगार्डिंग, कि कुल आगम जो है ये आपका क्या होता है। कुल आगम किस चीज़ को कहते हैं? TR। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या वर्ड लिखा हुआ है? कुल। कुल का मतलब क्या हुआ? अब कुल का मतलब सिंपल सा है कि भाई एक फर्म ने टोटल जितना भी माल बेचा, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पेन जो है वो 5 रुपये का है, ठीक है। एक पेन जो है वो 5 रुपये का है। उस फर्म ने टोटल 100 पेन बेचे, तो 100 पेन बेचे और एक पेन 5 रुपये का है। तो भाई कितने पैसे आएंगे फर्म के पास? 500 रुपये आएंगे फर्म के पास टोटल। तो ये 500 रुपये क्या कहलाएगा? ये 500 रुपये कहलाएगा कुल आगम। भाई मैंने क्या करा? मैंने उस फर्म ने टोटल जितने भी पेन बेचे, कुल मात्रा, ये क्या है? कुल मात्रा। और ये क्या है? वो जितने रुपए भी थी कीमत एक। तो मैंने क्या करा? बेसिकली P इंटू Q कर दिया। भाई एक पेन 5 रुपये का है और मैंने 100 पेन बेचे हैं, तो फर्म के पास कितने पैसे आ गए? फर्म के पास आ गए 500 रुपये। तो TR का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका P इंटू Q। P का मतलब होता है प्राइस, एक वस्तु कितने रुपए की है, और Q का मतलब होता है मात्रा, उसने कितनी वस्तु बेची। तो दोनों को गुणा कर दिया। 5 रुपये का एक पेन था, टोटल 100 पेन बेचे, तो फर्म के पास कितने रुपए आ गए? फर्म के पास जो है टोटल
500 रुपये आ गए तो ये 500 रुपये क्या कहलाएंगे, ये 500 रुपये कहलाएंगे कुल आगम। उसने जितनी भी वस्तु बेची है टोटल, सारी वस्तु बेचने से फर्म के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो कुल आगम होता है भाई। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत आगम की। औसत आगम जो है ये क्या होता है, इसको हम जो है AR के नाम से जानते हैं, एवरेज रिवेन्यू। अब ये क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है कि भाई एक पेन बेचने से एक पेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ पे भी औसत वर्ड आता है, इसका औसत वर्ड का जो लिंक होता है ये होता है प्रति इकाई से। प्रति इकाई बेचने से, प्रति इकाई बेचने से, प्रति इकाई बेचने से प्राप्त राशि। एक पेन बेचने से कितने रुपए मिल रहे हैं आपको, देखिए 100 पेन बेचने से, जब आपने 100 पेन बेचे थे तो आपको कितने रुपए मिल रहे थे, आपको मिल रहे थे 500 रुपये। ठीक है, आपका कुल आगम कितना था, 500 था। अब मुझे ये पता करना है भाई एक पेन बेचने से कितने रुपए मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये पता लगाना है एक पेन बेचने से कितने रुपए मिल रहे हैं, मैं TR को जो है क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा। मतलब कि 500 रुपये को 500 रुपये मिले थे 100 बेचने से, तो 2 जीरो से 2 जीरो का 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा तो कितने रुपए आएंगे, तो 5 रुपये आएंगे भाई। तो AR कितना आ गया, AR आ गया 5 रुपये। AR कितना आ गया, AR आ गया 5 रुपये के एक पेन बेचने से 5 रुपये मिलेंगे। अब ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है ना, आप खुद ही सोचो। मैंने बोला AR क्या बताता है, AR आपको बताता है बेटा प्रति इकाई बेचने से प्राप्त राशि, एक वस्तु को बेचने से कितने पैसे मिलेंगे। अब एक वस्तु बेचने से उतने ही तो पैसे मिलेंगे, एक वस्तु जितने रुपए की है। एक वस्तु कितने रुपए की है, मैंने बोला है एग्जाम्पल में एक वस्तु 5 रुपये की है, तो एक वस्तु 5 रुपये की है तो एक वस्तु को बेचने से 5 रुपये ही तो मिलेंगे। इसी वजह से जो AR होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्राइस के बराबर होता है बेटा। जैसे देखो अब यहाँ पे 5 रुपये आया था, एक पेन बेचने से 5 रुपये मिलेंगे। क्यों, अब क्योंकि भाई एक पेन 5 रुपये का है। इसको हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। देखिए भाई हमने ये पढ़ा कि AR का जो फॉर्मूला होता है ये भाई TR अपॉन में Q होता है, ये मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, और अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि TR का फॉर्मूला P इंटू Q होता है, अभी मैं ऊपर आपको बताया था। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँगा P इंटू में Q अपॉन में Q, तो Q से Q कट जाएगा तो AR क्या आ जाएगा, AR जो है वो P के बराबर आ जाता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि AR जो है वो P के बराबर होता है। तो भाई ऐसे तो मैंने TR का फॉर्मूला एक तो आपको P इंटू में Q बताया, तो एक तो ये हो गया। तो ऐसे तो अब क्योंकि AR और P दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे तो मैं इस P की जगह जो है AR पुट कर सकता हूँ, AR इंटू में Q, क्योंकि P और AR जो हैं वो तो सेम होते हैं। तो इसी वजह से ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। ये दो फॉर्मूले बन गए आपके TR के, और ये फॉर्मूला हो गया आपका AR का। अब हम बात करते हैं सीमांत आगम की। सीमांत आगम जो है ये क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू। इसको ज़रा आप समझेंगे। मार्जिनल रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला कि 100 पेन बेचने से आपको कितने रुपए मिले, 100 पेन बेचने से आपको जो है 500 रुपये मिले। ठीक है, 100 पेन बेचने से कितने रुपए मिले, 500 रुपये मिले। जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा पेन बेचा, 101वां पेन जब मैंने बेचा, तो ये बेटा एकाधिकार की बात हो रही है, कितने रुपए पे भी बेच सकता है, ज़रूरी नहीं है बेटा 5 रुपये पे ही बेचेगा, क्योंकि अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ ना आपको कि ये तो मूल्य विभेदन करता है। अब इसका बस चले तो ये 4 रुपये में भी बेच सकता है, इसका बस चले तो 10 रुपये में भी बेच सकता है, कितने रुपए में भी बेच सकता है। ये जो इसका मन करेगा वो ये करेगा। ये चाहे तो 2 रुपये में भी बेच सकता है, अपनी कॉस्टिंग निकाल ले, अपना प्रॉफिट निकाल ले। इसका जो मन करेगा वो इसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। तो अब जो है इसका मन है 5 रुपये पे बेचे, इसका मन है 4 रुपये पे बेचे, इसका मन है 10 रुपये पे बेचे।
तो मान लीजिए इसने जो पेन है वो 10 रुपये में बेच दिया अगला 101वां पेन, तो आपका कुल आगम कितना हो जाएगा? पहले कुल आगम कितना था? 500 रुपये। अब जब बेटा एक एक्स्ट्रा पेन बेचा 101वां, तो वो कितने का बिका? 10 रुपये का। 10 रुपये में बेच दिया उसने, तो 510 रुपये हो गए। तो MR क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। MR का फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN-1। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको, अगर मैं आज डेटा को पुट कर दूँ, 101वां पेन बेचने से कितने पैसे मिले? 510। एंड 100 पेन बेचने से कितने मिल लेते? 500। तो 510 में से 500 को जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 10 रुपये। तो यहाँ इसका अर्थ की अगर हम बात करते हैं, सीमांत आगम का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में, कुल आगम का मतलब TR, कुल आगम में होने वाली, कुल आगम में होने वाली वृद्धि को, होने वाली वृद्धि को सीमांत आगम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, ये यहाँ पे मैटर करता है भाई, ठीक है जी। एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करने से, पहले मैं जब 100 पेन बेच रहा था तो मेरे पास 500 रुपये आ रहे थे। अब बेटा जैसे ही मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेन जो बेचा, 101वां पेन जो मैंने बेचा, तो मेरे पास 510 रुपये हो गए। तो सिर्फ एक पेन बेचने से मेरा कुल आगम 500 से 510 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई? 10 रुपये की वृद्धि हो गई। तो ये जो 10 रुपये की वृद्धि हुई है, यही 10 रुपये क्या कहलाएंगे? यही 10 रुपये आपका जो है MR कहलाते हैं। सीमांत आगम इसी को कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करने से आपके कुल आगम में जो भी वृद्धि हुई है उसको जो है MR कहते हैं। ये बात आपको जो है सबसे पहले आपको समझनी है कि भाई TR, AR, MR जो है ये सब क्या होते हैं। तो आज आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि भाई एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एकाधिकार के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगम क्या होता है, AR क्या होता है, MR क्या होता है और TR क्या होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो एकाधिकार बाज़ार होता है, इन बाज़ारों के अंदर ये TR, AR, MR कैसा होता है, इसमें किस तरीके से कर्व बनते हैं, कैसे ये सब चीज़ें होती है। नहीं तो अगर हम अभी पढ़ेंगे तो अभी खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। इतने इसमें कुछ पूछना है तो बताइए।